हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एक्सक्रीशन क्या होता है। जो खाना हमारे ब्लड में आ चुका है, हमारा ब्लड उस खाने को यूज़ कर रहा है, यूज़ करके हमारे ब्लड ने रेस्पिरेशन करा। रेस्पिरेशन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बना है, या हम कोई दवाई खाते हैं, उस दवाई ने अपना काम कर दिया। काम करने के बाद जो दवाई का रेजिड्यू बचा, जो दवाई का वेस्ट बचा, वो सब ह्यूमन में से कैसे निकलता है, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? दैट इज यूरिन। क्या है? यूरिन। और यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। कहाँ बनता है? किडनी के अंदर बनता है। तो लेट्स सी, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है दैट इज अ किडनी। दो तरह की किडनी है, दोनों साइड होती है। एक राइट किडनी है और एक आपकी लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट और राइट किडनी में हल्का सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? जब बॉडी के अंदर ह्यूमन का डिस्टोर्शन, मतलब ह्यूमन के फॉर्म के अंदर जब एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उस ऑर्गेनिज्म में एक ही किडनी काम करती है और जनरली ये लेफ्ट किडनी होती है। मिलियंस ऑफ में एक बंदा ऐसा होगा जिसकी जो है दोनों किडनी सेम साइज की भी हो सकती हैं। तो जो वहाँ पे काम करती है उसकी किडनी बड़ी होती है। और किडनी एक्सक्रीशन के लिए जहाँ पे भी वर्ड यूज हो जाएगा, रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी के लिए। लीवर के लिए क्या वर्ड होता है? दैट इज, लीवर के लिए हेपेटिक। तो लंग्स के लिए जो वर्ड यूज होता है, मैंने आपको जो है रेस्पिरेशन की वीडियो में बताया था, मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? किडनी के लिए क्या यूज होता है? रीनल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो वीन, क्योंकि वीन है, वीन के अंदर कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वीन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसलिए इसको क्या बोला? रीनल वीन। तो एक जो वीन किडनी के पास आ रही है उसमें ब्रांचेस हो रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, एक राइट साइड जा रही है। तो ये वीना कावा आया, वीना कावा ने एक राइट साइड लिया, एक लेफ्ट साइड। तो ऐसी अगर वीन आ रही है तो आर्टरी भी आएगी। ये रेड वाली क्या है? आर्टरी है, जिस ब्लड को हमें क्या करना है? प्योरीफाई, जो ब्लड प्योरीफाई होना है। फिर है ऑर्टा, यही आर्टरी बताइए हमारी। यूरेटर, यहाँ पे जो ट्यूब्स आ रही है किडनी के अंदर और कहाँ जा रही है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। इनको यूरिन पाइप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिन पाइप्स। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लेडर। ब्लेडर का मतलब है किसी चीज के अंदर, जैसे एक बोरी टाइप है या एक कंटेनर टाइप है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। और इस यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर एक ऑरिफिस होता है। ऑरिफिस मतलब एक वॉल्व होता है। शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो इस वॉल्व को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे 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 हम उसकी हैबिट डलवाते हैं तो इस वॉल्व को वो कंट्रोल कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से जब वॉशरूम में जाएगा तो यूरिन एक्सक्रीट कर सकता है वाया यूरेथ्रा। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑरिफिस है, इसकी जो ओपनिंग है वो डिपेंड करती है कि ट्रेनिंग कितनी है। और यूरिनरी ब्लेडर में जितनी कैपेसिटी आती है यूरिन रखने की, वो उतनी ही रखता है। जब एक कैपेसिटी यूरिनरी ब्लेडर 80 to 90% फिल हो जाता है तो ये ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि कैपेसिटी फुल है, यू हैव द अर्ज टू गो टू वॉशरूम। क्लियर? तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या आएंगी? किडनी आएंगी। किडनी के अंदर एक आर्टरी आ रही है, एक वीन आ रही है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना, तो ब्लड ये प्रोवाइड कराएगा। फिर किडनी से यूरेट्रा निकल रहा है। यूरेटर क्या है? पाइप है जो किडनी और यूरिनरी ब्लेडर को ज्वाइन कर रही है। क्योंकि यूरिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? किडनीज में, लेफ्ट किडनी में और राइट किडनी में। तो यूरिनरी ब्लेडर तक लेके जाना है। लेके जाने का काम कौन करता है? यूरेटर करता है।
यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक स्टोरेज ऑर्गन है। क्या है? स्टोरेज ऑर्गन, जो यूरिन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। इसकी जो पावर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये 95% भर जाता है तब ये वॉल्व भी काम नहीं करता है। और यूरेथ्रा जो ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए होता है, जहां से यूरिन बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। क्लियर? तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? मेनली किडनी। किडनी से क्या चीज अटैच्ड है? आर्टरी, वीन और यूरेटर। आर्टरी वीन ब्लड लेके आने का, लेके जाने का काम करता है। यूरेटर का काम जो आपका यूरिन फॉर्मेशन हो चुका है उस यूरिन को लेके जाने का काम करता है। अब हमने जो यूरिन की बात करी है, यूरिन कौन बनाता है? किडनी बनाता है। तो वो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी में एक छोटा सा सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ किडनी है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम होता है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ किडनी, जहाँ पे किसका काम होता है? यूरिन फॉर्मेशन। दैट इज नेफ्रॉन। दैट इज नेफ्रॉन। क्या है वो? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। दिस इज योर नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को भी क्या है? डिवाइड किया गया। क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। इसके भी कुछ एक पार्ट्स हैं। लेट्स सी, यहाँ पे इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्रामेटिकली बेस पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल। यहाँ पे जहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया, तो मतलब कहाँ से ब्लड आ रहा है? आर्टरी से ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आर्टरी का ब्लड आ रहा है, उसको प्योरीफाई किया जा रहा है और जो वेस्ट ब्लड है वो वीन्स के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है जो एक सीव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सीव। सीव मतलब छानी, कि जो इससे छोटे पार्टिकल होंगे, लिक्विड होंगे, वो तो नीचे चले जाएंगे, बाकी ऊपर रह जाएंगे। दिस वन इज बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। जैसे अगर हम एक चाय छान रहे हैं, ऊपर छानी है आपकी और नीचे जो कप है, छानने के बाद जो फिल्टर आएगा, सीविंग करने के बाद जो नीचे मटेरियल बचेगा वो कप में आएगा, तो वो किसके अंदर आएगा? बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाली जो ट्यूब्यूल है कैसी है? फोल्डेड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? फोल्डेड फॉर्म। कन्वुलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड। क्या होता है? फोल्डेड। प्रॉक्सिकल का मतलब होता है फ्रंट में। जो बोमेन कैप्सूल के साथ पहले ट्यूब अटैच है और कॉन्वुलेटेड है। क्या है? कॉन्वुलेटेड। वो क्या होगी? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या हो गई? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो ग्लोमेरुलस के जो बोमेन कैप्सूल है उसके आगे अटैच्ड है। अब यहाँ पे ये भी कॉन्वुलेटेड है, लेकिन ये कहाँ अटैच्ड है? एंड में अटैच्ड है। तो एंड के लिए वर्ड क्या यूज हो जाता है? डिस्टल। क्या हो जाता है? डिस्टल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपकी? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो जो फोल्डेड फॉर्म में है, अगर फ्रंट में है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और अगर लास्ट में है तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच में बच गया इतना पार्ट, दैट इज लूप ऑफ हेनले। दैट इज लूप ऑफ हेनले। अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ आ रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और पूरे यहाँ पे नेफ्रॉन के पास एक कैपिलरी का नेटवर्क रहता है। क्या रहता है? कैपिलरी का नेटवर्क रहता है। क्यों ये नेटवर्क रहता है? ये नेटवर्क क्यों ज़रूरी है? ये हमें तब पता चलेगा जब हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे। क्लियर? नेफ्रॉन के पार्ट ग्लोमेरुलस, जिसका काम सीविंग का है, बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से जो भी चीज़ फिल्टर होके आएगी वो कहाँ पे आएगी? बोमेन कैप्सूल। जो आगे की तरफ फोल्डेड ट्यूब्यूल है, ट्यूब है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। जो पीछे की तरफ फोल्डेड ट्यूब है, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बीच की ट्यूब है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ आ रही है, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और पूरे नेफ्रॉन के ऊपर क्या रहता है?
कैपिलरी का स्ट्रक्चर रहता है। ये कैपिलरीज, हमने एक स्पेशल बात करी थी कैपिलरीज की जब हमने ट्रांसपोर्टेशन करा था। क्या था? कैपिलरीज आर वन वॉल थिन लेयर जहाँ से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या होता है? फास्ट होता है। एक्सचेंज क्या होता है? फास्ट होता है। क्लियर? अब नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्म करता है, नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिन फॉर्म करता है 3 स्टेप में करता है। किसमें करता है? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। मतलब नेफ्रॉन में यही 3 प्रोसेस होंगे, इन्हीं 3 को यूज करके आपका नेफ्रॉन यूरिन बनाएगा। और हर किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, तो वो मिलके इकट्ठा जितना भी चीज है, वो जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ है यूरेटर को देंगे। किसको देंगे? यूरेटर को। यूरिनरी फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस हैं यूरिन फॉर्मेशन में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर? कितने स्टेप्स है? 3। अब हम पहले स्टेप को देखते हैं। व्हाट इज ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अब हमने कहा था ये सीव ट्यूब है। अब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट है। तो इसमें से जितने भी हाईएस्ट प्रोटीन हैं, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड पार्ट है वो सारा बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। जो भी प्लाज्मा का पार्ट है मेनली, क्योंकि बाकी के सेल्स का साइज बड़ा है तो वो ग्लोमेरुलस को क्रॉस नहीं कर सकते। जितना भी प्लाज्मा का कंटेंट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो कहाँ जाता है? बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होके। तो यहाँ पे साइज के बेसिस पे हमने सेपरेट करा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने सेपरेट करे। एक सेल आरबीसी का ऐसा है, आप देख नहीं सकते हैं नेक्ड आई से, तो बहुत छोटी सी चीज को भी सेपरेट कर दिया, इसलिए क्या बोला इसको? ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोला? ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए क्या हो रहा? फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सोल्यूट फ्रॉम द ब्लड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल ड्यू टू प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस। कि इसने ग्लोमेरुलस से उसको बोमेन कैप्सूल में भेज दिया एक प्रेशर जनरेट करके। ऑल द सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड आउट except large protein molecule and this fluid is called glomerular filtrate। उसको क्या बोलेंगे? glomerular filtrate। और glomerular filtrate में मोस्टली पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा का। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोस्टली पार्ट क्या है? प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा के अलावा इसमें क्या होता है? वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज। यूरिया क्या है हमारा? नाइट्रोजीनियस फेस, जिसको मेनली बॉडी से बाहर निकालना है। और एक्सेस वाटर को क्या करना है? जो एक्सेस वाटर है वही बॉडी से बाहर निकालना है, बाकी बाहर नहीं निकालना है। और ये दोनों चीजें आगे रीएब्सॉर्ब होती हैं। क्लियर? ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके बेसिस पे होता है? पोर साइज ऑफ ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ग्लोमेरुलस जो है ऑलमोस्ट आपका 180 लीटर यूरिन, एक किडनी का जो सारे नेफ्रॉन है 180 लीटर यूरिन जो है फॉर्म करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फॉर्म करते हैं। लेकिन हम यूरिन तो इतना नहीं बॉडी से एक्सपेल आउट करते, तो इसका मतलब इसका 99% चीज क्या हो जाती है? रीएब्सॉर्ब। क्या हो जाती है? रीएब्सॉर्ब। तो अब किसका काम खत्म हो गया? ग्लोमेरुलस का काम हमें पता चल गया, बोमेन्स का काम हमें पता चल गया। तो ये रीएब्सॉर्प्शन का काम किससे होता है? लेट्स सी। नाम से क्लियर है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। तो कितनी ट्यूब्यूल्स थी नेफ्रॉन के अंदर? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 डक्ट थी। इन चारों का, ये 4 ट्यूब्यूल थी, तो इन चारों से ही कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा। यूजफुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट सच एज दैट ऑफ सोडियम। सॉल्ट में कौन से आ जाएंगे? आयंस आते हैं। सॉल्ट में जनरली क्या आते हैं? आयंस। सोडियम एंड वाटर आर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। हमने देखा था नेफ्रॉन के आसपास क्या था? कैपिलरीज थी। तो वो कैपिलरीज ही इसमें से रीएब्सॉर्ब करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक
प्रेशर, किसके बेसिस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू? ऑस्मोटिक प्रेशर या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सराउंडिंग द नेफ्रॉन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एट वेरियस लेवल एंड इन वेरिड प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि सारा एक ही जगह से होगा, कि सारा प्रॉक्सिमल से होगा, सारा लूप ऑफ हेनले से होगा, सारा डिस्टल से होगा। ये डिवाइडेड है कि प्रॉक्सिमल से क्या आएगा, लूप ऑफ हेनले से क्या आएगा और डिस्टल से क्या आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मेनली जो सोडियम आयन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीड है, बायोकार्बोनेट है और जो आपका वाटर है, ये क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब। क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब। और जितना भी क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो है प्रॉक्सिमल पीसीटी में रीएब्जॉर्ब होंगी। कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगी? पीसीटी में रीएब्जॉर्ब होंगी। और जितना भी पानी है, क्या है? पानी है, वो कहाँ पे जाएगा? लूप ऑफ हेनले। कहाँ पे जाएगा? लूप ऑफ हेनले। और डिस्टल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? आयंस आएंगे। क्या आएंगे? आयंस। ठीक है, आयंस दोनों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी है, पीसीटी में भी है और डीसीटी में भी है। लेकिन पीसीटी में जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारे के सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रीएब्जॉर्ब। तो ये था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। 180 लीटर पानी था, लेकिन जो नॉर्मल यूरिन आउट होता है वो 2 to 4 लीटर ही होता है। तो 99% रीएब्जॉर्ब हो गया। तो पानी हर जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले। 9% वाटर पीसीटी और डीसीटी से जाता है, 90% वाटर जो है लूप ऑफ हेनले से पास होता है। लूप ऑफ हेनले क्या होती है? पानी के लिए इम्पर्मिएबल होती है। पानी अंदर तो आ सकता है इससे, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता है। क्लियर? दिस वॉज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी क्या क्या रीएब्जॉर्ब करती है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, सारे आयंस। लूप ऑफ हेनले वाटर। डीसीटी सिर्फ आयंस। और आयंस और पानी का अमाउंट रेगुलेट करती है कि जो यूरिन में अगर पानी का अमाउंट ज़्यादा है या कम है बॉडी के पानी के अमाउंट के कंपैरेटिवली। सर्दियों में अगर हम देखते हैं, हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो गर्मियों में यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, सर्दियों में यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये कैसे करती है डीसीटी? हम वीडियो में आगे देखेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। हम लोग बात कर रहे थे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन की हमने बात करी, तीनों ट्यूब से होता है, प्रॉक्सिमल से भी, डिस्टल से भी और लूप ऑफ हेनले से भी। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट अकर्स मेनली इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, आपका यूरिया है, आपके जितने भी ड्रग्स हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? सिक्रीट होती हैं वापस। कहाँ से सिक्रीट होती है? 90% पीसीटी ही सिक्रीट कर देता है। कौन सिक्रीट कर देता है? पीसीटी। द सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्रिएटिन इन सर्टेन ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं जैसे कि फिनोल है, पेनिसिलिन है, ये सीधा पीसीटी से कहाँ आ जाती हैं? ब्लड से पीसीटी में आ जाती है। पहले ग्लूकोज निकाला, ग्लूकोज के कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ें दे दी। क्रिएटिनिन क्या होता है? एक तरह का अमीनो एसिड होता है, उसका वेस्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीन का वेस्ट। क्या होता है? प्रोटीन का वेस्ट। क्या है ये? प्रोटीन का वेस्ट, क्रिएटिनिन। और जो कुछ दवाइयाँ हम खाते हैं, उस दवाइयाँ भी सारी पीसीटी में वापस सिक्रीट होती हैं। द फ्लूइड विच फ्लोज थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज यूरिन विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिया यूरियोटैलिक के लिए, यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। मिनरल आयन, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं, अब गर्मियों में तो ये स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन आपका विंटर्स के अंदर हमें स्वेट नहीं आता, तो वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो यूरिन के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकालना ज़रूरी है?
क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस होंगे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच मेंटेन होनी ज़रूरी है। अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच मेंटेन नहीं हुई तो आरबीसीज बर्स्ट हो सकते हैं या आरबीसीज श्रिंक हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी को नुकसान होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेंटेन होता है वो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर वो कहाँ होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड या रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड एट DCT ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ पे? DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यही हो रहा, एक्स्ट्रा आयंस निकल रहे हैं, और जो वेस्ट आयंस है यहाँ पे H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सारे जो है सिक्रीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सिक्रीट। जो एरो बाहर की तरफ निकाल रहा है तो मतलब यहाँ पे यूरिन है, यहाँ पे क्या है? ब्लड। ये सारा कुछ रीएब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्ब। अब यहाँ पे क्या है? ब्लड, यहाँ पे क्या है? यूरिन। तो ये सब क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है। क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी इसके अंदर सिक्रीट हो रही हैं। क्लियर है? अगर आप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में सिर्फ लिखें कि ट्यूबुल में रीएब्जॉर्ब हो रहा है और सिक्रीशन में वापस ब्लड में डाल रहे हैं और ये डायग्राम बना दे, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? तो अभी हम देखें, एक बार दोबारा से प्रोसेस देखें। क्या प्रोसेस हुआ? जितना भी आपका ब्लड था जिसको प्योरीफाई करना था, क्या करना था? प्योरीफाई। ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर किया। फिल्टर कहाँ पे आया? बोमेन्स में आया। बोमेन से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, कौन कौन सी? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वो सारे रीएब्जॉर्ब हो गए। क्या हो गए? रीएब्जॉर्ब। यहाँ से कहाँ पे आ गए? ब्लड में आ गए। और ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल था, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, आपका जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी पीसीटी में आ गई। फिर लूप ऑफ हेनले में पानी का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? पानी का रीएब्जॉर्प्शन। जितना पानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ने दिया था उसका मैक्सिमम पार्ट लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्ब हो गया। डीसीटी में सॉल्ट और वाटर रेगुलेशन हुआ। सॉल्ट और वाटर का रेगुलेशन क्यों हुआ? टू मेंटेन द पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पे ये यूरिन आया, और जो कलेक्टिंग डक्ट है, जितने भी नेफ्रॉन एक किडनी में है उन सबकी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होके एक यूरेटर बनाती है, और हर किडनी से, राइट किडनी से भी और लेफ्ट किडनी से, वो यूरेटर कहाँ जाता है? आपका यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाता है। दिस वॉज द यूरिन फॉर्मेशन। क्या है ये? यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? अब इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि हाउ अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि यूरिन का अमाउंट कैसे रेगुलेट किया जाता है। यूरिन का अमाउंट मतलब जो पानी है, अब हमने कहा था पानी और सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है कहाँ होता है? मेनली डीसीटी पे होता है। अब डीसीटी को कोई तो होगा बताने वाला कि आपको कितना पानी लेना है, कितना नहीं लेना। अब उसको क्या पता विंटर चल रही है या समर चल रहा है? तो देखिए कि वो कैसे करता है। Kidneys while removing waste from the blood also regulate its composition, that is percentage of water and salt। हमने बात करी थी salt और पानी की concentration, जो percentage है that is a term used for concentration, और इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस। किस कौन सा प्रोसेस से? ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर। जो अमाउंट रीएब्जॉर्ब हो रहा है डिपेंड कर रहा है बॉडी में ज़्यादा है या नहीं है। विंटर्स में बॉडी में से लॉस नहीं हो रहा, हम पानी पी रहे हैं। अगर हम किसी टाइम हमें पानी नहीं मिल रहा तो बॉडी के अंदर यूरिन का अमाउंट कम रहता है। तो ये बॉडी पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा है या कम है।
तो हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड यूरिन आएगा, बॉडी में अगर पानी की कमी है तो मिनिमम अमाउंट कि आपको वो सॉल्यूबलाइज हो जाए, जो आपका यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉल्यूबलाइज हो जाए, उतना तो पानी जाना ही पड़ेगा। जिस दिन अगर आपने नोटिस किया हो हम लोग वाटर का अमाउंट कम लेते हैं तो यूरिन का जो येलोनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिस दिन पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है यूरिन की येलोनेस कम होती है। तो येलो यूरिन होने का मतलब ये है यूरिन कंसंट्रेटेड है, आपकी डीसीटी ने मैक्सिमम पानी आपकी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब कर लिए, तो दिस इज योर इंडिकेशन कि आपकी बॉडी के पास पानी की कमी है एंड हैव ग्लास ऑफ वाटर दैट टाइम ओनली। अब उसको कैसे पता चला? द वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इज कंट्रोल्ड बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। जो पानी का अमाउंट है बॉडी में एक्सेस है या कम है कौन बताता है? वेसोप्रेसिन। ये एक हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है? ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सिग्नल्स देते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। जैसे मैसेंजर मैसेज लेके आता है, अब ये भी क्या लेके आ रहा है? मैसेज लेके आ रहा है कि पानी कम है या ज़्यादा है। इनका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। कि ये केमिकल टाइप के होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, लेकिन ये मैसेज देने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। तो ये मैसेज लेके आया किसके पास? डीसीटी के पास। क्या मैसेज लेके आया? पानी ज़्यादा है या कम है। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम। अगर पानी ज़्यादा होगा तो बीपी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिक्रीज अमाउंट ऑफ एडीएच इज रिलीज्ड। जब पानी ज़्यादा होगा मतलब ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एडीएच नहीं रिलीज होगा। तो एडीएच रिलीज नहीं होगा। अगर एडीएच रिलीज नहीं है तो डीसीटी ने पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं किया। लूप ऑफ हेनले ने जितना कर लिया कर लिया, डीसीटी ने उसको रीएब्जॉर्ब नहीं किया एक लेवल से ज़्यादा, और वो यूरिन फॉर्मेशन होके बॉडी से बाहर निकल गया। लेकिन कब? जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, एडीएच का अमाउंट कम, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अमाउंट कम, तो यूरिन के अंदर पानी का रीएब्जॉर्प्शन कम, तो यूरिन में जो अमाउंट है वो पानी का ज़्यादा है। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा तो मतलब यूरिन का वॉल्यूम भी ज़्यादा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, यूरिन का वॉल्यूम भी ज़्यादा। यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा मतलब पानी का रीएब्जॉर्प्शन कम, पानी का रीएब्जॉर्प्शन कम मतलब एडीएच भी कम थी बॉडी में। सेम ऐसे अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम, तो यूरिन का वॉल्यूम भी क्या होगा? कम। यूरिन का वॉल्यूम कम कौन करेगा? एडीएच। तो एडीएच की वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। एडीएच का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर बॉडी में पानी की कमी है तो एडीएच ज़्यादा अमाउंट में होगी, और एडीएच डीसीटी को मैसेज देगी कि जितना हो सके उतना पानी आप क्या कर लीजिए? रीएब्जॉर्ब कर लीजिए। तो बेसिकली एडीएच तभी रिलीज होती है जब बॉडी में पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी है, एडीएच ने क्या करा? डीसीटी को बोला रीएब्जॉर्ब कर लीजिए। जब पानी ज़्यादा है तब एडीएच रिलीज नहीं हुई, डीसीटी अपना नॉर्मल काम ही कर रही है। क्लियर? तो दिस वॉज द हाउ अमाउंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड। तो ये तो बात थी जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। कौन से वेस्ट हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। वो तो किडनी के थ्रू आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही नहीं है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अलावा भी बहुत सारे वेस्ट हैं। वो बॉडी से कैसे बाहर निकलते हैं? असेसरी का मतलब जो है हेल्प करने वाले। तो किडनी को हेल्प करने वाले कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में हेल्प करते हैं? सबसे पहला है लीवर। लीवर का काम क्या होता है? हमने कहा था एक्सक्रीशन की वीडियो में कि अमोनिया चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है यूरिया में। तो लीवर ही आपका जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको यूरिया में चेंज करता है। और जितना भी हीमोग्लोबिन है, हमारे आरबीसीज का टाइम पीरियड हमें पता है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, 90 डेज़ के अराउंड है। तो 90 डेज़ के बाद नए आरबीसीज बनते हैं। पुराने आरबीसीज का क्या होता है? पुराने आरबीसीज लीवर के पास जाते हैं, जो उनका दोबारा रीयूज प्रोडक्ट होता है,
वो लीवर भेज देता है जहाँ पे आरबीसीज बनने हैं। स्प्लीन के अंदर आपके आरबीसीज बनते हैं। तो जो रीयूज वाला प्रोडक्ट है वो तो पहुँच गया स्प्लीन के पास, लेकिन जो वेस्ट है, जो रीयूज नहीं हो सकता, दैट इज हीमोग्लोबिन, उसको मॉडिफाई करके बॉडी से बाहर कौन निकालता है? लीवर निकालता है। कौन निकालता है? लीवर। जो येलो कलर का अमाउंट होता है वो जो है हीमोग्लोबिन का पार्ट, उसका जो फॉर्मेंट बाइल पिगमेंट्स होता है उनसा होता है। जो येलो कलर का फीकस में भी जो कलर होता है येलो, वो भी लीवर की वजह से ही आता है। अगर लीवर का काम बहुत ज़्यादा है या पीलिया हो जाता है, जैसे जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस में सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि बॉडी में येलोनेस है या नहीं है। जॉन्डिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लीवर। तो अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो जो येलो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा बनता रहेगा, क्योंकि एक बार तो आरबीसीज टूटेंगे, लीवर उनको अलग नहीं कर पा रहा है कि कौन सा रीयूज प्रोडक्ट है, कौन सा रीयूज प्रोडक्ट नहीं है। तो बॉडी में धीरे धीरे वो जमा होनी शुरू हो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट हो जाएंगे वहाँ वहाँ पे येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला ये कलर हमें कहाँ दिखता है? आइस में दिखता है। कहाँ दिखता है? आइस में। दूसरा ऑर्गन है हमारा स्किन। हमने अभी भी बात करी, गर्मियों में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के अंदर आपके जितने भी सॉल्ट है, सोडियम है, ये सारे कुछ क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन स्किन, एक्वेटिक एनिमल्स जो अमीनोटैलिक है, अमोनोटैलिक है, वहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि स्किन से अमोनिया निकलती है और वो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। क्लियर? तो स्किन से हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है और सॉल्ट्स हैं वो निकलते हैं। इंटेस्टाइन, एक्सेस सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन अलॉन्ग विथ फिकस। अगर आपके ब्लड में जितने भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम, आयरन आयंस है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, वो इंटेस्टाइन से ही बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा था? ग्लूकोज किस में टूट रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वाटर तो हमने कहा कहाँ से निकल गया? किडनी से निकल गया, क्योंकि यूरिन में डिसॉल्व होके निकला। और ये गैस किसने निकाली? लंग्स ने निकाली। किसने निकाली? लंग्स ने। और हमने ये भी कहा था रेस्पिरेशन में कि हमारी बॉडी का जो एयर जाती है उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? रेगुलेट। थोड़ा सा अमाउंट जो है पानी का यूज़ होता है वहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। किडनी का छोटा सा सेल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कितने स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसेसरी हमारे जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लिवर। लिवर से यूरिया बनता है और बाइल पिगमेंट्स बनते हैं फ्रॉम द यूज्ड आरबीसीज, जो आरबीसीज वेस्ट आ गए। फिर स्किन से हमारा स्वेट आता है, स्वेट के अंदर सॉल्ट होता है और वाटर होता है। इंटेस्टाइन से सिलेक्टेड आयंस हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी गैसेज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर किसके थ्रू निकलता है? लंग्स के थ्रू निकलता है। तो ये आपके क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स। क्या है ये? एसेसरी ऑर्गन्स। हमारा लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी। क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। अगर किडनी, हमें पता है मेनली एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? किडनी। तो अगर किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो धीरे धीरे हर ऑर्गन के अंदर काम करना बंद कर जाएगा। तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं, दैट इज डायलिसिस। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस इज अ सेम थिंग, इज अ सेम थिंग। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है? जो किडनी हमारा काम कर रही है वो आर्टिफिशियली फॉर्म में लिया जाता है। जैसे ये पर्सन है, यहाँ से ब्लड इसका निकाला जाता है आर्टरी, वहाँ आर्टरी से किडनी में जा रहा था, वहाँ आर्टरी से इस चैम्बर में जा रहा है। किस में जा रहा है? चैम्बर में। इस चैम्बर के अंदर ट्यूब्स बनी हुई हैं, जैसे नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्स थी, ये ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसी नेफ्रॉन की मेम्ब्रेन थी उसी मटेरियल से ये बनी होती हैं। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन जो है
फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन डाला जाता है। ये सोल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है सेम होती है एज दैट ऑफ ब्लड। किसके जैसी? ब्लड के जैसी। जैसी ब्लड की कंपोजिशन है वैसी ही डाली जाती है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा, ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम नहीं हो रहा, सिर्फ किसका काम हो रहा है? ट्यूबुलर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सिक्रीशन। ये क्या करेगा? जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल इसमें से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। और प्रोसेस कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस आएगा? ऑस्मोसिस। और कुछ टाइम में, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वेस्ट की कंसंट्रेशन इस ट्यूब के अंदर और ट्यूब के बाहर वाले सॉल्यूशन में सेम हो जाएगी, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो कंटिन्यूस ऑस्मोसिस करने के लिए ये सॉल्यूशन रेगुलरली चेंज होता रहता है। सॉल्यूशन क्या होता रहता है? चेंज। तो अब जो प्योरीफाई हो गया ब्लड, वो वापस इसमें डाल दिया जाता है थ्रू अ वीन। अब हमने ब्लड बाहर निकालना है और ये प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ डाली जाती है, एंटी कोएगुलेंट। क्या डाला जाता है? एंटी कोएगुलेंट। ये क्या होता है? जैसे ही हमारा ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है, सॉलिड फॉर्म में टूट जाता है या सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, एंटी कोएगुलेट ब्लड को सॉलिडिफाई होने नहीं देगा। सॉलिडिफाई, नो ब्लड सॉलिडिफाई मतलब ब्लड को सॉलिडिफाई होने नहीं देगा, ब्लड को कोएगुलेट होने नहीं देगा। और फिर यहाँ पे ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए, ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इसको फास्ट करने के लिए ये 37 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? लो टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा, ऑस्मोसिस का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है। तो दो चेंजेस जो किडनी के अलावा यहाँ पे किए जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में, पहला एंटी कोएगुलेंट। क्या होगा? एंटी कोएगुलेंट। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को जो है लो टेम्परेचर पे किया जाता है। देखिए इसको एक बार। आर्टिफिशियल किडनी में नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है, सेमी परमेबल membrane suspended in a tank filled with dialysing fluid which has the same osmotic pressure as blood। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। बस उसके अंदर क्या नहीं होगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो अब यहाँ पे इसके पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट की हाई कंसेंट्रेशन है। क्या है? हाई कंसेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है? लो कंसेंट्रेशन। तो हाई से ऑस्मोसिस में कहाँ मूव कर जाएगा? लो कंसेंट्रेशन। कहाँ मूव करेगा? लो कंसेंट्रेशन। The patient blood is passed through these tube. During this passage, the waste product from the blood pass into the dialysing fluid. जैसा मैंने बताया मूव करेगा और प्योरीफाइड ब्लड जो है पेशेंट में वापस डाल दिया जाएगा। किडनी का फंक्शन है, पर कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा और फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सिक्रीशन होता है। अब अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो उसका नुकसान देखें। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज 180 लीटर। कितना आ रहा है? 180 लीटर। लेकिन जो वॉल्यूम एक्सक्रीट होता है वो 1 या 2 लीटर होता है एक दिन का। तो इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनका डायलिसिस होता है, धीरे धीरे उनके ब्लड का जो टेम्परेचर है या जो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? चेंज होना शुरू होता है। क्लियर? तो दैट वाज अ आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड निकाला, लो टेम्परेचर पे किया, एंटी कोएगुलेट डाला, फिर यहाँ पे डाला, इसमें ब्लड डाला जिसके अंदर ब्लड की कंपोजिशन सेम है, सिर्फ क्या नहीं है? वेस्ट नहीं है। तो वेस्ट किसके अंदर है? यहाँ पे इन पाइप्स के अंदर है। वेस्ट यहाँ से इस सॉल्यूशन में गया, जैसे इस सॉल्यूशन में गया वेस्ट वाला सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, फिर इसके अंदर नया सॉल्यूशन डाल दिया। और जैसे यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई हो गया, ये डायलिसिस वाला जो ब्लड है वापस, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट खत्म हो गए हैं, तो ये ब्लड वापस
नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ पे किया और ब्लड में डाल दिया, आपकी बॉडी में डाल दिया। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, दैट इज लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल कमेंट्स। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।